हमने स्लीप का टॉपिक फिनिश किया था और ये उसकी समरी है। और हमने ये क्विज डिस्कस करना था, अभी ये रह गया था तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन विच स्टेज ऑफ स्लीप इज अ पर्सन हार्डेस्ट टू वेक अप। कौन सी स्टेज होती है स्लीप की जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी पर्सन को उठाना। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 और आरईएम। आरईएम में क्या होता है, इजीली उठ जाता है क्योंकि उस टाइम पे डीप स्लीप नहीं होती है। और स्टेज 1, 2, 3, 4 में क्या होता है आप यहाँ पे देख लो। स्टेज 1 क्या है, वाइल अवेक प्राइमरी बीटा एक्टिविटी होती है। ये ज्यादातर वाइल अवेक है, मतलब इतना ज्यादा नींद में नहीं होता। स्टेज 2 ईईजी स्लीप स्पिंडल्स होता है, एक्टिविटी स्पीड और इसमें भी एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही होती है, ब्रेन की बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। 3 और 4 क्या है, डेल्टा एक्टिविटी होती है जो डीप स्लीप होती है। इसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल ऑफ वो होता है, फंक्शनिंग होता है और सारे डिसऑर्डर्स वगैरह इसी टाइम पे होते हैं जो कि उनको पता भी नहीं चलता है कि वो उस टाइम पे क्या चीज फेस कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी भी पर्सन को स्टेज 3 और 4 में उठाना जहां पे वो डिसऑर्डर्स फेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आरईएम स्लीप। इसमें सिर्फ आरईएम स्लीप की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। पैरालिसिस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स है, इंक्रीज हार्ट रेट है क्योंकि उस टाइम आप सपना देख रहे होते हो, एक्टिविटी आपके माइंड में चल रही होती है। स्लोअर डीपर ब्रीदिंग नहीं है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर भी है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि स्लोअर और डीपर ब्रीदिंग किस में होती है, नॉन आरईएम में होती है, डीप स्लीप में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्टिंग आउट योर नाइटमेयर इज द रेयर कंडीशन। जब आप अपने नाइटमेयर्स को एक्ट आउट करने लग जाते हो एक्चुअली में, तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसमें से। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। इन विच डिसऑर्डर डज ब्रीदिंग स्टॉप फॉर नियरली हाफ अ मिनट और मोर। कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, वो है स्लीप एपनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड एडवाइस फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। अगर किसी को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया, तो उसको कौन सी एडवाइस नहीं देनी चाहिए इसमें से। सो पहली एडवाइस क्या है, डू नॉट वॉच टीवी और रीड इन बेड। तो ये तो सही एडवाइस है ना कि बेड पे टीवी नहीं देखना और रीडिंग नहीं करनी। अवॉइड कॉफी और टी, ये भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि कॉफी टी से नींद नहीं आती। डू नॉट स्टडी और वर्क इन बेड, ये भी ठीक है क्योंकि बेड पे सोने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए नहीं जाना है। लाई इन बेड अंटिल यू फॉल अस्लीप इवन इफ इट टेक्स सेवरल आवर्स। तो ये एडवाइस गलत है, किसी को बोल दो कि लेटे रहो बेड पे जब तक चाहे आपको घंटों तक नींद ना आए। इसकी बजाय उल्टा बोलना चाहिए कि अगर 20 मिनट तक नींद नहीं आ रही तो उठ के आप कोई काम करने लग जाओ जिससे आप थक जाओ और आपको नींद आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है, नाइटमेयर्स अकर इन डैश स्लीप। नाइटमेयर कौन सी स्लीप में होते हैं, वेयर एज नाइट टेरर अकर इन डैश स्लीप। दोनों का डिफरेंस यहाँ बताना है हमें, नाइटमेयर्स कौन सी स्लीप में होते हैं और नाइट टेरर किस में होते हैं। तो नाइटमेयर तो सपने होते हैं, सपने आरईएम स्लीप में आते हैं, और नाइट टेरर डिसऑर्डर है जो नॉन आरईएम स्लीप में आता है। तो आंसर आएगा बी। बाकी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है ये आप पढ़ के खुद से आंसर करने की कोशिश करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं ड्रीम्स पे। स्लीप के बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रीम्स। ड्रीम्स के अंदर फ्रॉइड के बारे में बात पहले होगी, क्योंकि जब हिप्नोसिस वगैरह के बारे में डिस्कस हुआ था फ्रॉइड ने, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बात की थी। तो इसलिए ड्रीम की जो है टॉपिक में फ्रॉइड को डिस्कस करना जरूरी है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो है वो करने का तरीका फ्रॉइड ने ही एक्चुअली सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो सिगमंड फ्रॉइड बिलीव दैट प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पेशेंट्स स्टेम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स इवेंट दैट हैड बीन बरीड इन देयर अनकॉन्शियस माइंड। तो फ्रॉइड क्या बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके दिमाग के अंदर बचपन में जो चीजें हुई हैं, जो उसके माइंड में अभी भी दबी हुई हैं, अनकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स उठ के आती हैं बाद में। The early traumas were seen the cause of behavior problem in adult। जो चाइल्डहुड के अर्ली ट्रॉमास हैं वही कॉज बनते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम इन एडल्टहुड। एडल्टहुड में कोई भी अगर आपकी बिहेवियर प्रॉब्लम है तो फ्रॉइड वो कहता था कि उसका कॉज आपके बचपन में हुआ है, जो भी आपके साथ है वो है। जो आप
मतलब भूल चुके होते हैं या फिर आपके माइंड में कहीं दबा हुआ होता है. With his patient suffered from symptoms such as type of paralysis that had no physical basis, रिपीटेटिव रिचुअलिस्टिक हैंड वॉशिंग. तो कुछ ऐसे इसके पेशेंट्स होते थे फ्रॉइड्स के जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जिसका कोई कॉज नहीं मिल पाता था, मेडिकली कोई कॉज नहीं मिल पाता था. तो वो यही फ्रॉइड इंटरप्रेट करता था, इसका मतलब ये सारी जो कॉज है इनका वो चीजें हैं जो बचपन में इनके साथ हुई है, इसलिए वो आज के टाइम पे उसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है. One of the ways Freud devised to get at these early memories was to examine the dreams of his patient. तो अब बचपन में किसी के साथ क्या हुआ है अगर उसको याद नहीं है तो उसको बाहर निकालने का तरीका एक फ्रॉइड ने सोचा कि इनके ड्रीम्स को एग्जामिन किया जाए, इनको किस तरह के सपने आते हैं उसको एनालाइज किया जाए. बिलीविंग दैट कॉन्फ्लिक्ट इवेंट एंड डिजायर्स ऑफ द पास्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सिंबॉलिक फॉर्म इन द ड्रीम्स. मतलब ये मानता था कि ड्रीम को एनालाइज करने से उनके ड्रीम्स में जो भी पता चलेगा ड्रीम को एनालाइज करके उससे कहीं ना कहीं ये आइडिया लगेगा कि बचपन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उसके पेशेंट ने. द मैनिफेस्ट कंटेंट. द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ अ ड्रीम इज द एक्चुअल ड्रीम इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, if Cad has a dream in which he is trying to climb out of a bathtub, the manifest content of the dream is exactly that. He is trying to climb out of the bathtub. अब इसमें दो तरह के कंटेंट इन्होंने डिस्कस करे हैं, एक है मैनिफेस्ट कंटेंट और एक है लेटेंट कंटेंट. तो मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब है जो वो ड्रीम में देख रहा है वो एक्चुअली में ही वो करना चाहता है. अगर कोई ड्रीम में देख रहा है कि वो बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो एक्चुअली में ही कुछ ऐसा करना चाहता है. ही इज ट्राइंग टू, मतलब वो क्लाइंब आउट करना चाहता है बाथटब से. ये तो हो गया मैनिफेस्ट कंटेंट जो एक्चुअल में वो देख रहा है. लेटेंट कंटेंट क्या है? बट ऑफ कोर्स फ्रॉइड वुड नो डाउट फाइंड मोर मीनिंग. अब फ्रॉइड तो इसके पीछे कुछ मीनिंग निकालेगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा कि वो सपने में बाथटब देख रहा है तो उसको एक्चुअल में भी बाथटब से ही निकलना है. वो इसके पीछे का कोई लेटेंट कंटेंट निकालेगा कि बाथटब का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, कि वो कहीं और से बाहर आने की कोशिश कर रहा है. सो ही बिलीव दैट ट्रू मीनिंग ऑफ द ड्रीम वॉज हिडन और लेटेंट. फ्रॉइड को ये लगता था कि इसका एक्चुअल मीनिंग है ना जो वो इसके पीछे हिडन है, जो वो देख रहा है, लेटेंट है. एंड ओनली एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स. मतलब सिंबल्स में आपको, जैसे बाथटब एक सिंबल है तो उसके पीछे क्या हो सकता है वो आपको खुद एनालाइज करना है. In the dream, the water in the tub might symbolize the waters of birth and the tub itself might be his mother's womb. अब जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बाथ टब है और उसमें पानी है, हो सकता है कि वो जब अपनी माँ के पेट में होगा तो वो वहां से बाहर निकलने का जो वो उसको सिंबलाइज कर रहा है. यूजिंग फ्रॉइडियन इंटरप्रिटेशन, कैड में भी ड्रीमिंग अबाउट बीइंग बॉर्न. मतलब अगर फ्रॉइड के हिसाब से देखा जाए तो कैड अपने बर्थ के बारे में ड्रीम कर रहा है. ठीक है, तो ये इस तरीके से लेटेंट मीनिंग फ्रॉइड ने इसका निकाला. टुडे मेनी प्रोफेशनल्स आर नो लॉन्गर फॉन्ड ऑफ फ्रॉइड्स ड्रीम एनालिसिस एज दे वर वंस, बट देयर आर स्टिल सम पीपल हु इंसिस्ट दैट ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक मीनिंग. अभी आजकल जो है ना, फ्रॉइड के इतने ज्यादा लोग वो नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है कि जो वो बोलता था ड्रीम एनालिसिस है, उस तरीके से लोग नहीं करते हैं इलाज किसी का. पर कुछ लोग कहीं ना कहीं पे कुछ लोग हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं. बहुत कम लोग हैं इनसे. फॉर एग्जाम्पल, ड्रीमिंग अबाउट बीइंग नेक्ड इन अ पब्लिक प्लेस इज वेरी कॉमन एंड मोस्ट ड्रीम एनालाइजर्स इंटरप्रेट दैट टू mean feeling open and exposed as an expression of childhood innocence or even a desire for sex. मतलब अगर किसी ने ये चीज ड्रीम कर ली है कि उसको पब्लिक में नेकेड है, मतलब उसको पब्लिक में है वो और उसने कपड़े नहीं पहने हुए, अगर कुछ ऐसा ड्रीम किसी को आता है तो जो ड्रीम एनालाइजर्स है ना वो उसका मीनिंग ऐसे वो इंटरप्रेट करते हैं कि आप पब्लिक में किसी ने आपको एक्सपोज कर दिया, आपकी कोई ऐसी बात है जो आप लोगों से छुपाना चाह रहे थे और आपकी वो बात सबको पता चल गई. तो ऐसे इसको नेकेड को उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट करा है कि आपकी कोई बात लोगों को पता चल गई है तो आप सबके सामने एक्सपोज हो गए हो. ठीक है.
how the dream is interpreted depends on the other features of the dream, what is happening in the person waking. और इसमें ये भी बोला है कि ड्रीम में क्या हो रहा है उसको उससे भी कोरिलेट करना पड़ता है कि जब वो जाग रहा है तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उस पर्सन की. तो ये दोनों चीजें ही कोरिलेट करना इम्पोर्टेंट है जब हम किसी भी ड्रीम का लेटेंट कंटेंट निकालते हैं. तो फिर उसके बाद ये एक प्रोसेस यहाँ डिस्कस करा हुआ है, द एक्टिवेशन सिंथेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. द एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस है, किसको भी डिस्कस कर लेते हैं. यूजिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक सच एज PET स्कैन, researchers have found evidence that dreams are products of activity in the pons. pons एक ब्रेन का एरिया है, अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है. पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट रिलेज मैसेजेस बिटवीन सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स. तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो मैसेजेस फॉरवर्ड करता है और पास करता है सेरिबेलम और कॉर्टेक्स के बीच में. ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये थैलेमस है. थैलेमस का काम क्या था, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करना, और पॉन्स का काम है सेरिब्रल बेलम और कॉर्टेक्स के बीच में मैसेजेस को रिले करना. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ड्रीम जो है ना, पॉन्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे भी कुछ कुछ रिलेटेड है. द लोअर एरिया इनहिबिट्स द न्यूरोट्रांसमीटर दैट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी मसल विच वाइल सेंडिंग random signals to the area of cortex that interpret vision, hearing and so on. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो पॉन्स क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो वॉलेंटरी मसल्स की मूवमेंट के लिए होते हैं, उनका सिग्नल रोक कर उन सिग्नल्स को अलग अलग जगह भेज देता है. जैसे विजन, आंखों की जो विजन वाला एरिया वहां पे, और हियरिंग वाले एरिया पे भेज देता है. तो उसकी वजह से भी हमारी जो ड्रीम्स है ना, वो उसके भी उस वजह से भी आते हैं जो ड्रीम्स हैं. When signals from the pons bombard the cortex during waking consciousness, the association areas of the cortex interpret those signals as seeing, hearing and so on. तो वो सिग्नल जो एक्चुअली में वॉलेंटरी मसल मूवमेंट के लिए थे, वो वहां ना जाके आपके विजन और हियरिंग में चले जाते हैं. तो क्या होता है, फिर वो आपको चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो वो आपके ड्रीम्स बन जाते हैं. और वो सिग्नल रियल वर्ल्ड से आ रहे होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में हैं. तो हमें रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है जबकि हम सो रहे होते हैं. तो ये इन्होंने बायोलॉजिकल रीजन दिया है ड्रीम्स आने का, कि पॉन्स जो है वो हमारे मसल्स को ना हिलने के लिए उनसे जो रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर है उसको अलग अलग एरियाज में भेज देता है जो हमारे विजन से और हियरिंग से रिलेटेड है, और उसकी वजह से हमें वो सब चीजें जो है वो दिखाई देती है, सुनाई देती है. तो हमें लगता है हमें ड्रीम आ रहा है, जो एक्चुअली में ड्रीम होता है और वो रियलिटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है. When people are asleep, the signal from the brainstem are random and not necessarily attached to actual external stimuli. Yet brain must somehow interpret these signals. It synthesizes an explanation of the cortex activation from memories and other stored information. तो फिर इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल्स हमें मिल रहे होते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा रैंडम होते हैं. मतलब कहीं से भी कोई भी सिग्नल आ जाता है और वो एक्चुअली में बाहर से तो नहीं आ रहा होता, वो अंदर पॉन्स से ही आ रहा होता है, लेकिन हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ तो इंटरप्रेट करना ही है. तो वो फिर हमारी मेमोरीज और वो जो हमारी ब्रेन में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ना, उन सब चीजों को इकट्ठा करके आपको फिर एक ड्रीम की तरह जो है वो दिखाता है. In this theory called activation synthesis hypothesis, a dream is merely another kind of thinking that occurs when people sleep. मतलब ये थ्योरी सिंपली ये बोल रही है कि ड्रीम एक ना कुछ अलग टाइप की थिंकिंग है जो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं. It is less realistic because it comes not from the outside world of reality but from within people's memories and experience. और ये कहाँ से आती है थिंकिंग? ये हमारी पुरानी मेमोरीज से और हमारे एक्सपीरियंस से आती है, ये एक्चुअली में बाहर से नहीं आती.
The frontal lobe, which people normally use in daytime thinking, are more or less shut down during dreaming, which may also account for the unrealistic and often. जैसे दिन में जब हम सोच रहे होते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब काम करता है, लेकिन जब हम रात में ड्रीम देख रहे हैं तो फ्रंटल लोब बंद होता है। तो इसका मतलब जो उस टाइम पे हम जो ड्रीम देख रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर से बताया हुआ इन्होंने कि एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी क्या बोल रही है। अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी, ड्रीमिंग pons in the brain stem sends random signal to the upper part of the brain during REM sleep. pons क्या करता है, ये रैंडम सिग्नल भेज देता है सारी जगह, क्योंकि इसको मसल्स को सिग्नल नहीं भेजना है, क्योंकि मसल्स पैरालाइज हो गए हैं, तो वही सिग्नल ये ऊपर भेज देता है रैंडमली इधर उधर। ठीक है, these random signal pass through the thalamus which send signals to the sensory areas of the cortex. और ये कहाँ चले जाते हैं सिग्नल, हमारे विजन वाले एरिया में चले जाते हैं जहां से हमें नजर आता है, हमारे हियरिंग वाले एरिया में चले जाते हैं जहां से हमें सुनाई देता है, जितने भी हमारे सेंसरी हैं थैलेमस से होते हुए सेंसरी ऑर्गन वाले एरियाज में चले जाते हैं। Once in the cortex, the association areas of the cortex respond to random activation of these cortical cells by synthesizing a story. फिर क्या होता है, कॉर्टेक्स में जब ये अलग अलग जगह सिग्नल चले जाते हैं तो वहां पे इन मैसेजेस का कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन तो निकलना ही होता है, तो वो हमें एक स्टोरी की तरह नजर आता है जो हमारी मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस से लेके हमें ड्रीम की तरह दिखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बड़े ध्यान से आप समझ लेना कि इसमें बताया हुआ है कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। और ये मतलब इन्होंने साइकोलॉजिकली ये समझाया हुआ है कि ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उनकी जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। There are dream experts who suggest that dreams may have more meaning than originally theorized. A survey questioning subjects about their dream content, for example, concluded that much of the content of dreams is meaningful, consistent over time, and fits in with the past or present emotional concerns rather than being bizarre meaning. तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जो ऊपर बात कर रहे हैं कि ड्रीम्स जो है वो बिजार मतलब मीनिंगलेस होते हैं, फालतू के होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम। ये सारे ड्रीम जो होते हैं ना ये बहुत मीनिंगफुल होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी खुद की लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होता कुछ भी। हॉब्सन एंड कोलीग्स हैव रीवर्क्ड द एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस। तो ये वाला जो हाइपोथेसिस है इसको फिर से इन्होंने ठीक करके बोला है कि दोबारा से मतलब इसको इन्होंने रीवर्क किया है टू रिफ्लेक्ट कंसर्न्स अबाउट ड्रीम, इसका ड्रीम का मीनिंग निकालने के लिए दोबारा से रीवर्क किया है। एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मोड मॉडल इन्होंने बनाया है, इसको AIM लिखा है। इन दिस न्यूअर वर्जन, इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेस्ड ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द सिंथेसिस ऑफ ड्रीम। तो ये बोल रहे हैं कि जो ड्रीम जो हमें नजर आता है वो हम जब पूरा दिन में जाग रहे होते हैं ना तो उस टाइम हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उससे रिलेटेड होता है ड्रीम। इन अदर वर्ड्स, when the brain is making up a dream to explain its own activation, it uses meaningful bits and pieces of person experience from the previous day or the last few days rather than just random item of memory. तो ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो मॉडल है सिंथेसिस वाला, ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये गलत है। हमारा ब्रेन जो है वो जो हमें ड्रीम में चीजें दिखाता है वो बहुत मीनिंगफुल होती है और वो हमारे पूरे दिन में जो हमारे साथ हुआ है, मतलब आज के दिन में या फिर लास्ट फ्यू डेज, पिछले 1-2 दिन में, उसी से रिलेटेड ड्रीम दिखाता है, ना कि हमारी बहुत पुरानी मेमोरी से जाके। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये वाले हाइपोथेसिस को रॉन्ग बोला हुआ है, जिसमें ये बोला है कि हमारी मेमोरीज में से ड्रीम आते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आते हैं और बहुत रैंडम होते हैं, अजीब से होते हैं, बिजार होते हैं। तो ये वाला हाइपोथेसिस यहाँ पे इन्होंने गलत बोला हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको ही ढंग से समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों यहाँ पे थ्योरीज ड्रीम की, और बाद में अब आगे डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।